देखो, री एग्जाम की केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री के पेपर के लिए तो बेटा ये रामबाण चीज है। साथ में एनडीए के लिए, एनडीए में भी बेटा केमिस्ट्री पूछी जाती है 25 नंबर की। तो बेटा जो एनडीए की तैयारी कर रहे हो ना, वो भी इस वीडियो को अच्छी तरीका से देख लेना, क्योंकि मैं इसमें कई क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखो, पहला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल। बेटा याद रखो, एथिल अल्कोहल और ईथर का पूरा एक चैप्टर है 12th क्लास में। एक चीज आप एथिल अल्कोहल का क्वेश्चन याद कर लो अच्छी तरीका से, और एक कर लो ईथर का। बेटा कहीं भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपको ये चीजें देखने को मिले, री एग्जाम वालों से कह रहा हूं मैं, जो ये चीज देखने को मिले बेटा, आप आसानी से इनमें से क्वेश्चन को उठा के घेर सकते हो, क्योंकि ये सारांश टाइप का है बेटा। देखो क्या है, देखो सीरे का किण्विनीकरण पूरा टॉपिक है। पहला ही बहुविकल्प क्वेश्चन है, सीरे का किण्विनीकरण किसे कहते हैं और कैसा होता है। बेटा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। यहां हम शुद्ध एथिल अल्कोहल बनाना भी सीखेंगे, प्रयोगशाला विधि भी सीखेंगे। मैं सबरा क्वेश्चन इसी में सॉल्व करा दूंगा एक में ही। देखना बेटा, ये है सीरे का किण्विनीकरण। बेटा सीरे के किण्विनीकरण से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है? एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। बेटा जो सीरा होता है ना, उसमें 30% शर्करा होता है। क्या होता है? 30% शर्करा होता है सीरे में। शर्करा होता है बेटा 30% सीरे में। सीरे को 10% तनु करने पर, तनु मतलब गर्म करने पर, जब मैं उसे गर्म करके इसमें ईस्ट मिलाकर, ईस्ट पता है किसे कहते हैं? ईस्ट वो पदार्थ होता है बेटा जो किसी भी चीज में खमीर उत्पन्न कर दे। क्या कर दे? खमीर उत्पन्न कर दे। एग्जाम्पल बताता हूं, अगर खमीर समझ में ना आ रहा हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी कभी कभी आटा रखती हैं घर में आटा बच गया, शाम को कटोरी में रख दिया, अगर वो गर्मी में आ जाता है तो वो बेकार हो जाता है। कहने का मतलब कैसा? भवदा भवदा सा हो जाता है कि नहीं हो जाता? हम कहते हैं आटा बुस गया, वो बुसा नहीं होता बेटा, उसमें खमीर उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? खमीर उत्पन्न हो जाता है। और बेटा जलेबी खाई होंगी आपने, जलेबी वाले भी जलेबी मैदा में ना वो बेकिंग पाउडर गिरते हैं, उसे मैदा को पहले उठाते हैं, खमीर बनाते हैं उसमें। क्लियर बेटा? तो क्या होता है? तनु करके इसमें ईस्ट या खमीर मिलाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? किण्विनीकरण कहते हैं। किण्विनीकरण की क्रिया से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल की जो मात्रा होती है बेटा, वो मात्र 10% तक ही हमें प्राप्त होती है। अब आगे आ जाओ बेटा, आगे जैसे ही आप आओ उसमें क्या करना, सबसे पहले ये लाइन लिखना। क्या लिखना है? इक्वेशन लिखने से पहले बेटा तुरंत यहां डैश डालना यूं करके, और तुरंत इसके आगे लिखना शर्करा का जल अपघटन कराकर, शर्करा का ही तो करा रहे हो, शर्करा का जल अपघटन कराकर ईस्ट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ईस्ट की उपस्थिति में यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। बेटा शर्करा का फॉर्मूला क्या होता है? C12H12O11। जल अपघटन करा रहे हो तो प्लस H2O। बेटा ईस्ट की उपस्थिति में ईस्ट लिख देना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता सेम, C6H12O6। बेटा इन इक्वेशन को एक दो बार लिख कर देख लेना, आपको याद हो जाएंगी। ये क्या है? शर्करा का जल अपघटन कराकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाते हैं। पहले तो ये लिखनी है तुम्हें हिंदी में, फिर उसके बाद में ये इक्वेशन लिख देनी है नीचे। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर ग्लूकोज या फ्रक्टोज का किसी का भी एक पदार्थ को लेकर उसका दूसरा के किण्विनीकरण कराने पर हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। फिर बेटा तुम्हें क्या करना, तुम्हें एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला अच्छी तरीका से याद होना चाहिए। C2H5OH। बेटा 2 क्यों आया? C6H12O6 है। क्लियर? ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। मेरे को C2H5 बनाना है, तो बेटा C के कितने अणु हैं? यहाँ 6 अणु हैं। तो बेटा देखो 2 दूनी 4 और 2 ये रे, 2 और 2 4 और 2 क्या हो गए? 6। आप अब इस तरीके के समीकरण को हल करना मत पूछो मुझसे, क्योंकि मैं तो हल कर दूंगा, पर तुम अभी हमें काम की चीज सीखनी है। तो बेटा ग्लूकोज या फ्रक्टोज का दूसरा के मैंने क्या कराया? ईस्टीकरण कराया, खमीर किण्विनीकरण कराने पर मुझे एथिल अल्कोहल मिलता है, जिसमें 2CO3 जनरेट होती है। क्लियर है बेटा? जहां तक कर दोगे तुम्हारा आधा पेज बेटा इस चीज में भर जाएगा। यहां अगर क्वेश्चन आता है किण्विनीकरण किसे कहते हैं, लिख देना। एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, लिख देना। शर्करा से कैसे
एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, लिख देना। कहने का मतलब 4-5 क्वेश्चनों में आप इसको यूज कर सकते हो बेटा। आगे देखो, अब देखो एथिल अल्कोहल को बेटा स्टार्च से भी प्राप्त किया जाता है। अब आप कहोगे भैया स्टार्च होता क्या है? बेटा एथिल अल्कोहल एक नशीला पदार्थ होता है, याद रखना। आपने सुना हो बियर किससे बनती है? बियर बनती है जौ से। बियर किससे बनती है? जौ से बनती है बेटा। तो जौ में क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च बेटा जौ में, गेहूं में, आलू में, खाने के पदार्थों में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है बेटा। उन चीज़ों से भी हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो बेटा, स्टार्च से एथिल अल्कोहल कैसा बनाना है। स्टार्च युक्त पदार्थ आलू, गेहूं, जौ। जौ से बियर बनती है ना, तो बेटा वो नशीला पदार्थ बनता है ना, स्टार्च से एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। आलू में स्टार्च पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, जौ में पाया जाता है। कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, पर मैंने 2-3 चीज़ें लिखी हैं बेटा। हम कैसे स्टार्च से बांस बनाया जाता है बेटा। क्या बनाया जाता है? बांस बनाया जाता है। बांस कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? जौ लेते हैं। जौ को क्या करते हैं? जौ को पानी में डाल देते हैं फुलाने के लिए। जब पानी में वो कई दिन तक फूलते रहते हैं तो वो वहाँ अंकुरित हो जाते हैं। कहने का मतलब जौ पानी में उगने लगते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। जैसे चना नहीं होते, चना को रात को रख दो, 2 दिन चना रह जाते हैं, फूल के उनमें से हरी सी पत्ती निकल जाती है। इसी तरीक़ा से बेटा जब जौ को मैं 2 या 3 दिन पानी में डालकर रखता हूँ तो उसमें क्या होता है? वो अंकुरित होने लगते हैं। जब वो अंकुरित होने लगते हैं तो बेटा मैं उन्हें क्या करूँगा? पीट कर छान लेता हूँ और उनका एक लिक्विड निकल आता है। एक पीसकर छानकर एक निष्कर्ष निकल आता है। उस निष्कर्ष को माल्ट कहते हैं बेटा। मैंने क्या किया? जौ को 4 दिन पानी में फुलाया, फिर उसे पीसा। पीस के जो निचोड़ के उसका वो निकला ना बेटा, जो उसका मटेरियल निकला वो क्या कहलाता है? माल्ट कहलाता है। अब स्टार्च युक्त पदार्थ, जैसे स्टार्च युक्त पदार्थों को लेकर आलू को ले लो, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके, कहने का मतलब उसे उबाल कर उसकी लेही बना ली जाती है, या बेटा उसका क्या बना लिया जाता है? पेस्ट बना लिया जाता है। फिर बेटा माल्ट को और पेस्ट को आपस में मिलाकर, एक चीज तैयार की जाती है जिसे कहते हैं बास। क्या कहते हैं बेटा? बास तैयार किया जाता है, जिसे मेस कहते हैं। पेस्ट बेटा मेस कहते हैं, सॉरी, उसे क्या कहते हैं? मेस कहते हैं। मेस कहते हैं। माल्ट में उपस्थित डाइनिंग एंजाइम को शर्करा में बदल जाता है। ठीक है बेटा, देखो वही चीज़, अंकुरित जौ को उबालकर फिर उसमें पीसकर छानकर निष्कर्ष निकालते हैं, जिसे माल्ट कहते हैं, निष्कर्ष कहते हैं। स्टार्च युक्त पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड उबालकर एक पेस्ट बनाया जाता है, जिसे मेस कहते हैं। बेटा जो स्टार्च युक्त छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर बनाया जाता गया है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसका एक पेस्ट बन जाता है, उस पेस्ट को क्या कहते हैं? मेस कहते हैं। माल्ट और मेस को मिलाकर बेटा क्या क्रिएट होता है? एक बास तैयार होता है। एक क्या तैयार होता है? बास तैयार होता है। अब स्टार्च होता है, मेस माल्ट मिलाकर 50। अब बेटा जो मेरा पेस्ट मिल के आया माल्ट का और मेस का, उसे मिलाकर मैं क्या करूँगा? 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे गर्म करता हूँ। 50 से 60 डिग्री पर गर्म करता हूँ तो माल्ट में क्या था बेटा? माल्ट में उपस्थित डाइस्टेंस एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अब क्या करता है? माल्ट में जो उपस्थित एंजाइम होता है, लिख देना, माल्ट में उपस्थित एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को किस में बदल देता है बेटा? शर्करा में बदल देता है। इसे रफ कर दूं बेटा? इसे मैं रफ कर दे रहा हूं तो यहाँ तुम अच्छी तरीके से समझ जाओगे। देखो ये चीज़ मैंने रफ कर दी। अब क्या हुआ बेटा? जब मैं इन दोनों के पेस्ट को मिलाकर, भाई जो अंकुरित बीज है उसका मटेरियल और जो मैंने आलू को काट के छोटे छोटे टुकड़ों कर गर्म करके जो पेस्ट बनाया तो उसे गर्म करके 50 से 60 डिग्री पर जब मैं गर्म करता हूं तो बेटा जो माल्ट होता है, अंकुरित जो बीज का माल्ट है, उस माल्ट में क्या होता है बेटा? क्या होता है? उसमें होता है स्टार्च, क्या में एंजाइम होता है। वो एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। कैसे बेटा? 2C6H12O6 और बेटा N+NH2O। क्लियर? वही है बेटा, पूरा वही वाली वो है, ये इक्वेशन कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी एडिशनल आ जाएगी। NC12H22O11। क्लियर बेटा? ये चीज में टूट जाती है। 2C6H12O6 NH2O NC12H12O11 में टूट जाती है। क्लियर बेटा? ये टूट कर क्या करती है बेटा? ये बनाती है
सी देखो 6 है, क्लियर बेटा। अब क्या होगा, ये आपस में टूट कर ये समीकरण बन जाएगी। इस समीकरण को बनते ही बेटा क्या होगा, C12 H22O11, C12 H22O11, इसका कराऊंगा बेटा मैं जल अपघटन H2O, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम, एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट कर दे, ईस्ट करके बेटा एंजाइम की उपस्थिति में बेटा, एंजाइम में वो क्या में किसमें, माल्टोस, माल्टोस एंजाइम, एंजाइम आएगा बेटा यहाँ माल्टोस, माल्टोस एंजाइम की उपस्थिति में मैं कराता हूं तो बेटा C6H12O6 प्लस C6H12O6 में ये टूट गई, ये ग्लूकोस और ये फ्रक्टोस, वो ये बेटा डेफिनेशन पिछली वाली जो है यही इसमें 2 बार लिखी जाएगी बेटा। फिर मैंने इसमें से C6H12 या O6 में से या तो मैं ग्लूकोज को ले लूँगा या फ्रक्टोज को ले लूँगा बेटा। इसका मैं फिर क्या करूँगा, फिर बेटा मैं इसका कराऊँगा क्या मैं क्रिया कराऊँगा, क्रिया करा के बेटा यहाँ एंजाइम आएगा, लिख देना, एंजाइम लिख दोगे वो तुरंत समझ जाएगा एग्जामिनर बेटा। फिर ये किस में टूटेगा, 2C ये टूटेगा बेटा आपका एथिल अल्कोहल में, C2H5OH प्लस CO3 ऊपर की तरफ, CO3 ऊपर की तरफ आ जाएगा बेटा, CO2 ये आ गया बेटा, ये डेफिनेशन फिर आपको यहाँ लिख देनी है इक्वेशन। ये इक्वेशन बेटा जो मैंने पहले बताई थी ना आपको, सेम वो ही है। वहाँ क्या लिखना है आपको, ईस्ट लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, मेल्टोज या एंजाइम लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, या एंजाइम लिखना है। और यही इक्वेशन पिछली बार जब लिख रहे थे हम तो शर्करा में इसमें क्या लिख रहे थे, शर्करा में बेटा इसमें हम लिख रहे थे आपका ईस्ट, क्या लिख रहे थे यहाँ ईस्ट, और बेटा स्टार्च में क्या लिखेंगे, माल्टोस या एंजाइम, एंजाइम माल्टोस लिखना बेटा। ये क्रिया बन के आ जाएगी और ये का एथिल अल्कोहल का आपका फॉर्मूला है बेटा। अब होगा क्या, अब देखो जो बाद में जब ये क्रिया होगी तो इस क्रिया से क्या मिल गया, शुद्ध एथिल अल्कोहल मुझे मिल गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, एथिल अल्कोहल का परिशुद्धीकरण कैसे होता है, क्या होता है परिशुद्धीकरण, उसको लिख दे रहा हूं बेटा, उसका पूरा डाटा बता रहा हूं मैं आपको बेटा। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फिर उसके बाद जब ये चीज़ आप कर दो ना तो उसके बाद में ना ये चित्र आपको बनाना है, ये चित्र आपको बनाना है बेटा। ये चित्र पता है क्या है, ये चित्र वो है जो क्या मैं शर्करा जो था सीरा से हम एथिल अल्कोहल प्राप्त कर रहे थे ना, तो उसमें जो फाइनली बचता उसे हम कहते हैं बास, क्या कहते हैं, बास बेटा। इस चित्र की सहायता से उस बास को शुद्ध, सीरे का जो एथिल अल्कोहल होता है ना वो प्योर शुद्ध नहीं होता, प्योर शुद्ध नहीं होता, तो बेटा उसका हम प्रयोग क्या करते हैं, इस डायग्राम में प्रयोग करके, इस चित्र में प्रयोग करते हैं बेटा। और इस चित्र में प्रयोग करके उससे क्या करते हैं, 95% शुद्ध एथिल अल्कोहल हम प्राप्त कर लेते हैं बेटा। ये क्रियाविधि आपकी बुक में भी लिखी हुई है, एक बार क्रियाविधि देख लेना। क्रियाविधि कुछ नहीं है बेटा, जो इसमें लिखा हुआ बाष्प, 2 हैं इसका, एक तो है विश्लेषक और एक है परिशोधक। विश्लेषक और परिशोधक 2 ये पाइप खड़े हुए हैं बेटा। क्या है, नीचे से बेटा इसमें भाप चलती है, नीचे से क्या चलती है, भाप। बास दूसरा वाला जो है बेटा परिशोधक, परिशोधक में से मैं बास को डालता हूँ, बास को डालता हूँ तो परिशोधक में वो जाता घूमता 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 कहाँ पहुँचा है, विश्लेषक में पहुँचता है। विश्लेषक में नीचे से आती है बेटा भाप, क्या आती है, नीचे से भाप आती है। भाप क्या करती है, उसके साथ क्रिया करती है और उसके साथ क्रिया करके एक गैस बननी चालू हो जाती है। क्या बनती है, एक भाप ही बनकर चालू हो जाती है। भाप के साथ क्या करता है, एक क्रिया करता है और भाप बननी चालू हो जाती है। और भाप बेटा ऊपर भाप और एथिल अल्कोहल बाष्प इस नली से जाती जाती है परिशोधक पे फिर पहुंचती है। और परिशोधक पे बेटा बहुत सारी जालियां लगी होती हैं, उन जालियों से होती हुई शुद्ध एथिल अल्कोहल हमारी कहाँ पहुंच जाती है, एथिल अल्कोहल नीचे पहुंच जाती है। जो बॉक्स से बेटा जल में वो पाइप होता है और जल उसको क्या करता है, बाष्प आ रही है, बाष्प पीछे से आ रही है, बाष्प उसमें से जाएगी तो बाकी चारों तरफ क्या भरा हुआ है बेटा, पानी भरा हुआ है। तो पानी बाष्प को क्या बदल देगा, ओस टाइप में बदल देता, पानी में बदल देता, और वो बेटा कहाँ निकल आती है, 95.6% एथिल अल्कोहल हमें नीचे इकट्ठी हुई मिल जाती है। तो बेटा आपको ये चित्र और पुराने बाकी वो डेफिनेशन, ये दोनों चीज़ एथिल अल्कोहल में लिखनी है बेटा। अल्कोहल से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आए आप इस क्वेश्चन को लिख देना, आपको एग्जामिनर नंबर देके चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है ईथर का। इसी का एक अगला क्वेश्चन है बेटा ईथर का। ईथर का भी देखो ईथर बेटा, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ईथर या अल्कोहल में से एक तो पेपर में आएगा ही आएगा 3 या 4 नंबर का करने के लिए। अल्कोहल का मैंने जैसे आपको पढ़ाया आपने सेम उसकी तरह कर दिया तो आप कोई भी आपके नंबर काट नहीं सकता बेटा। ईथर में देखो, ईथर में क्या है बेटा, ईथर देखो बेटा, ईथर कैसा बनता है प्रयोगशाला में, ईथर बनता है बेटा इन दो समीकरणों से। देखो ये क्या है बेटा, C2H5OH क्या है तुम्हारा, एथिल अल्कोहल। क्या है बेटा, एथिल अल्कोहल। यही आपको हिंदी में लिखना, एथिल अल्कोहल की जब क्रिया बेटा HHSO4 है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब हिंदी में कैसे लिखना है, एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बेटा बना कैसे, C2H5 बेटा मुझे H2O बचाना है। तो देखो C2H5 मैंने क्या किया, ये जल का अणु है ये वाला, ये निकाल कर अलग कर लिया यहाँ से, C2H5HSO4, C2H5HSO4 प्लस एक H ये रहा, एक H ये रहा, O ये रहा, तो क्या निकल गया, H2O अलग निकल गया, जल निकल गया। बेटा जब किसी चीज़ को, दो चीज़ें, दोनों चीज़ों को आप गर्म करते हो, दोनों चीज़ों को जब तुम गर्म करते हो तो बेटा जल वाष्प तो उसमें बनेगी, और वाष्प किसकी फॉर्म में होती है, जल की फॉर्म में। H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें क्या होगा, H2O निकलेगा। तो H2O कहाँ से निकालें, C2H5OH, एथिल अल्कोहल में एक OH होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में H कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो दोनों मैंने अलग अलग कर दिए, H को हटा दिया, H2SO5HSO4 भैया H2SO5HSO4 प्लस H2O, जल निकाल दिया मैंने अलग। ये क्या बन गया बेटा, मुझे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया। समीकरण अगर आपको याद होगी ना, इन्हें रट लो यार, समीकरणों को लिख के देख लो पेपर में, उसमें 10 बार लिख लो, 20 बार लिख लो। अगर पेपर में एथिल ईथर का नहीं आता फिर भी लिखिए आना, इज्जत बचानी है, कापी को खाली छोड़कर नहीं आना यार, बस क्लियर। C2H5HSO4 प्लस H2O भैया ये क्या है, ये वाला मैं समीकरण इसे उठा के यहाँ ले आया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की फिर से क्रिया कराई मैंने एथिल अल्कोहल के साथ, फिर किसके साथ कराऊंगा, एथिल अल्कोहल के साथ। C2H5OH फॉर्मूला होता है, इसने आगे पीछे लिख दिया क्योंकि इसे सल्फ्यूरिक अम्ल निकालना है। तो बेटा क्या बनेगा, C2H5O, ये होता है डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला। बेटा इस क्रिया में पूरे में H2SO4 बाहर निकल जाएगा, H2SO4 बाहर निकल जाएगा। फिर से देखो क्या लिखना है, एथिल अल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर क्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है तथा जल के अणु मिलते हैं। जल के अणु किस रूप में मिलेंगे, वाष्प के रूप में। फिर बेटा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने पर हमें डाई एथिल ईथर मिलता है और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये है भैया इसकी हिंदी में, जब हिंदी ये चीज़ लिख दो और यही चीज़ें तुम फिर इसे या वाले को समीकरण को लिख दो, समीकरण लिखकर बेटा आपका काम हो जाएगा। कैसे, देखो एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। क्लियर, ये हिंदी में। अब यहाँ लिख दो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH प्लस H2SO4, जल निकलेगा बेटा, ये जल को निकाल दो यहाँ से। क्या बनेगा, कितने पे गर्म करना है, 100 से 110 पे गर्म करना है। क्या बचा, C2H5HSO4 प्लस H2O। अब क्या है बेटा, ये क्या मिला मुझे, ये मिला एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब
प्राप्त एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया फिर से किसके साथ, फिर से किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तुरंत बेटा समीकरण लिख दो। यह वाला क्या है, C2H5HSO4। बेटा इसकी क्रिया किससे करनी है बेटा, मुझे करनी है C2H5 के साथ। तो बेटा ये करने पर क्या मिलेगा मुझे, C2H5O प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये प्राप्त होता है। बेटा ये क्रिया कर दोगे, उसके बाद तुम्हें बाबू कुछ नहीं करना, इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम बना हुआ है, बिल्कुल साइड में डायग्राम आ रहा है। बेटा पहले तो ये चीज़ लिख दोगे। ये चीज़ लिखने के बाद में आपको क्या करना है बेटा, ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम देखो आप, डायग्राम बेटा ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। बेटा इस डायग्राम में क्या है, एक बर्नल है, ऊपर मीटर देखो, जो घोल है जो इसमें दिया हुआ है बेटा, उन चीज़ों को देख लो। वर्नल कुछ भी नहीं करना बेटा, इसका ये थ्योरी है, थ्योरी भी आपको दिख रहा है। इसके थ्योरी को अगर एक बार आप पढ़ लोगे, मात्र एक बार पढ़ लो, आपको मैंने इसका बेसिक आपको समझा दिया। इस थ्योरी को पढ़ लो, इस डायग्राम को पढ़ लो, 101% आप एथिल अल्कोहल के बारे में लिख आओगे। बेटा एथिल अल्कोहल से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन उठेगा। अल्कोहल कोई सा भी आए, एथिल अल्कोहल लिखिए आना, तुम टेंशन मत लेना, कॉपी खाली मत छोड़ना बस। ईथर, ईथर आए, ईथर की क्रिया आए, विधि आए तब भी बढ़िया। बेटा प्रश्न मत डालना, प्रश्न नंबर मत डालना कि ये प्रश्न हो गया। प्रश्न घेरते हैं ना बच्चे, प्रश्न और लिख देते हैं या का आंसर, सीधा आंसर लिखो, 4 का ख आंसर, अपना आंसर लिख दो जो तुम्हें याद है, ये तुम्हारी इज्जत बचा लेगा। मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर कॉपी देखेगा, जब देखेगा कि हाँ बच्चे ने कराया, अब एग्जामिनर को पहले क्वेश्चन में ही आपका प्रश्न लिखा दिख गया, तो एग्जामिनर कहेगा यार इसने तो प्रश्न भी लिख रखे, तो वो चेक करेगा उस हिसाब से। जब बेटा आप सीधा लिखोगे ना, फर्स्ट का क कबूतर आंसर, ख खरगोश आंसर, ग गमला आंसर, तो वो पता है एग्जामिनर, सभी केमिस्ट्री के एग्जामिनर होते हैं, वो आपकी कॉपी को चेक करेंगे। जैसे ही वो आपकी कॉपी को चेक करेंगे बेटा, तो उन्हें दिख जाएगा हाँ भैया ने सावनीकरण की लिखी है, सावनीकरण की पूछी होगी, टिक नंबर दे के आगे चला जाएगा। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि बेटा वो हर पेपर को उठा के देखें। समझ रहे हो आप, मेरी बात को समझो, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। क्लियर बेटा। देखो ये चित्र आपको दिख रहा है बेटा, इस चित्र पे आपको देखना है कि किस तरीका से काम हो रहा है। बेटा ये चित्र को आप अच्छी तरीका से देख लो, एक बार जस्टिफाई कर लेना, और इस चित्र को बेटा ऊपर जो क्रिया विधि लिखी हुई है उस क्रिया विधि को देख ले रहे हैं। इसमें क्या है, ये जो वर्नल है बेटा, वर्नल में मैंने क्या क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है और C2HO5 को लिया है, C2HO5 और वर्नल को लिया है। अब भैया नीचे से क्या है, ये वो जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है थर्मामीटर जिसमें लगा हुआ गोल पैंदी वाला फ्लक्स जो है, फ्लक्स को बेटा जब मैंने गर्म किया, ये क्रिया गर्म हुई, तो इसमें से कुछ ना कुछ वाष्प बनेगी। इस वाष्प को मैं से किस में से दोहराया बेटा, मैंने जल से भरी हुई नली में से दोहराया, और नीचे बेटा एक ग्राही नाम का कंटेन रखा हुआ, उस ग्राही नाम में क्या इकट्ठा हो जाएगा, एथिल क्या कहूँ मेरा ईथर एकत्रित हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, ईथर, और इसमें से अब आप छोड़कर मत आना। चलो अगला देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं प्रोटीन पर। इसका भी एक चैप्टर है जिसमें प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और कार्बोहाइड्रेट। बेटा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटीन, इस चैप्टर में प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट। बेटा एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, प्रोटीन क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है या कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। 101% आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहली बात करता हूं मैं बेटा प्रोटीन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन क्या होती है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन एक्स अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, एक्स अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन में एक्स अमीनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। बेटा क्या कहा इसने, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं।
प्रोटीन जो होती है अल्फा अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं बेटा। ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये आपस में किसकी सहायता से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड, किसके, पेप्टाइड की सहायता से आपस में जुड़े हुए होते हैं। भैया प्रोटीन से ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रोटीन क्या होती है और प्रोटीन के काम क्या होते हैं। ये है प्रोटीन की डेफिनेशन। अगर मैं प्रोटीन के काम की बात करूं तो प्रोटीन बेटा हमारे शरीर में क्या करती है, ऊर्जा का भी काम करती है और हमारे शरीर की टूट फूट को भी सही करती है। प्रोटीन का मेन काम होता है हमें ऊर्जा प्रोवाइड कराना और शरीर में हमारे जो ऊतक हैं नए ऊतकों का निर्माण कराना। हमारा शरीर क्या विभिन्न प्रकार के सेलों से बना हुआ है बेटा, कैसे प्रकार के, विभिन्न प्रकार सेलों से बना हुआ है। ये क्या करती है, प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है और जो हमारे ऊतक टूट गए फूट गए भीतर के ऊतकों को कंट्रोल करती है। क्लियर बेटा। शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। शरीर में अपचयन क्रिया में एंजाइम जैव उत्प्रेरक करके सभी एंजाइम ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन शरीर में ऊर्जा का काम करती है। बेटा दो हेडिंग याद कर लो। नंबर 1, ये हमारे शरीर में होने वाली आंतरिक टूट फूट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और बेटा अधिक से अगर प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है बेटा, हमारे शरीर में ऊर्जा का भी काम करती है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जब किसी बंदे की हड्डी वड्डी टूट जाती है ना तो क्या करता है डॉक्टर, उसका प्लास्टर कर देता है और कहता प्रोटीन की चीज़ खाओ। क्यों बेटा, प्रोटीन क्यों खाने के लिए उसने कहा, उसने ये तो कहा नहीं दूध वो का मैं कार्बोहाइड्रेट का यूज ज़्यादा करो, बसा यूज ज़्यादा करो, नहीं, वो कहता है प्रोटीन के प्रोडक्ट ज़्यादा खाओ। दूध, घी, मक्खन बेटा ये होते हैं प्रोटीन के दूध। क्या, अंडा, मांस, मछली, दूध, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, दूध, बेटा इसमें प्रोटीन की मात्रा अपार मात्रा में पाई जाती है। तो वो क्या होगा, हमारे शरीर की हड्डी टूट जाने पर भी बेटा अगर हम प्रोटीन का ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो वो हड्डी हमारी जल्दी से जल्दी जुड़ जाती है और हमें ताकत मिलती है बेटा प्रोटीन से। क्लियर है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो बेटा प्रोटीन दो तरीके की होती है, एक तो होती है रेशेदार, एक होती है रेशेदार प्रोटीन और एक होती है बेटा गोलाकार। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक होती है रेशेदार और एक होती है भैया आपके गोलाकार। जो रेशेदार प्रोटीन होती है बेटा ये रेशों में बटी हुई होती है, इस तरीक़ा से ये क्या होती है, रेशों में बटी होती है, एक रस्सी सी में होती है। गोलाकार जो प्रोटीन होती है बेटा ये यूं करके होती है, चित्र भी बना देना एग्जामिनर समझ जाएगा। रेशेदार प्रोटीन क्या होती है, ये रेशे में होती है और ये क्या होती है, इसके रेशे होते हैं पर वो गोल आकृति में रेशे होते हैं बेटा। आगे देखते हैं बेटा, देखो अगर रेशेदार प्रोटीन पर ताप का प्रभाव कम पड़ता है बेटा, रेशेदार प्रोटीन पर क्या होता है, ताप का प्रभाव कम पड़ता है और गोलाकार पर ताप का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है बेटा, प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ये ताप की बात करिए बेटा मैंने। आगे बात करता हूँ, देखो जो रेशेदार प्रोटीन है बेटा, जो रेशेदार प्रोटीन है ये क्या करती है, हमारी शरीर की वृद्धि करती है, हमारी शरीर की वृद्धि में इसका बहुत बड़ा काम होता है। क्या होता है, ये इसका काम क्या होता है भैया, हमारे शरीर में ऊतक होते हैं और रेशेदार प्रोटीन से ही हमारे शरीर के ऊतक बनते हैं बेटा। जिसके शरीर में रेशेदार प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है उन बंदों की लंबाई सही होती है, क्योंकि रेशेदार क्या होता है, वो लंबा होता है, उसके द्वारा बनने वाले ऊतक भी लंबे होते हैं। क्लियर बेटा। और जबकि जो हमारा गोलाकार है बेटा इसका हमारे शरीर से कोई संबंध नहीं है, ये केवल किस पर डिपेंड करता है, ये जैविक क्रियाओं पर डिपेंड करता है। किस पर करता है, जैविक क्रियाओं पर डिपेंड करता है। और ये क्या होता है, ये हमारे शरीर को वृद्धि करने पर वृद्धि करती है। क्लियर भैया। अब आगे देखते हैं, इसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं, जैसे बाल, प्रोटीन की कमी होने से आपके शरीर से बाल झड़ने लगते हैं बेटा, आपके शरीर से बाल झड़ने लगते हैं, कम दिखने लगता है। कहने का मतलब अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आप काम को सही नहीं कर पाओगे। क्लियर है भैया। अगला टॉपिक है बेटा, अगला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के बारे में बेटा आपको मैंने इतना बताया, आप कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है इसका, कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी बेटा पेपर में क्वेश्चन उठता है। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट,
से भी पेपर में क्वेश्चन उठता है। किस तरीक़ा से उठता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ लेगा, ये डेफिनेशन पूछ लेगा और 4-5 तरीक़ा की टाइप है, उस टाइप से एक टाइप पूछ लेता है कभी कभी। देखो बेटा, देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कार्बोहाइड्रेट होता क्या है बेटा। यहाँ पर डेफिनेशन आप करना याद, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। बेटा इसमें 2 डेफिनेशन दे रखी हैं, आपको पहली डेफिनेशन थोड़ी टफ होगी, और आप थोड़ा सेकंड लाइन पे आओ, वहाँ लिखा हुआ अथवा, अथवा के बाद पढ़ो, वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पर, वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पर भैया क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। वे कार्बनिक यौगिक, यहाँ से याद करो बेटा, यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा, वे कार्बनिक यौगिक जो विद्युत जल अपघटन करने पर, जल के साथ क्रिया करने पर क्या देते हैं बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सिलिक कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। छोटी सी डेफिनेशन आराम से याद हो जाएगी। उसके बाद में भैया ये किस किस में मिलती है, गेहूं में, चावल में, मक्का में, केला में आदि। गेहूं, चावल, मक्का कहने का मतलब जो हमारे खाने के पदार्थ हैं, जो हम अनाज के रूप में लेते हैं, उनमें सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं वर्गीकरण करूं तो शर्करा और अशर्करा में ये वर्गीकृत होते हैं भौतिक रूप में। भौतिक रूप में कितने तरीक़ा से डिवाइड है बेटा, ये भौतिक में 2 रूप से डिवाइड है। नंबर 1 देखो भैया, क्रिस्टलीय, मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। शर्करा क्या होता है, ये शर्करा क्या होता है, चीनी टाइप के होते हैं। शर्करा मीठा होता है बेटा। शर्करा क्या होता है, ये क्रिस्टलीय होते हैं और मीठे प्रकार के होते हैं। जल में ये आसानी से घुल जाते हैं, जल में ये आसानी से घुल जाते हैं। जैसे बेटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या होते हैं तुम्हारे, ये होते हैं शर्कराएँ। क्लियर। और दूसरा अशर्करा, बेटा अशर्करा दूसरा वो होता है जो पानी में नहीं घुलते, जो पानी में नहीं घुलते। जैसे बेटा स्टार्च, स्टार्च पानी में नहीं घुलता, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। भौतिक रूप में क्या प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, शर्करा और अशर्करा। शर्करा वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। क्लियर बेटा। और अशर्करा क्या होते हैं, वे पदार्थ, वे लिख देना बेटा, ये अक्रिस्टलीय, क्या मैं, ये अक्रिस्टलीय होते हैं, इनका कोई क्रिस्टलीय रूप नहीं होता है, और भैया ये जल में नहीं घूमते। भैया चीनी की बात करूँ, चीनी क्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है। चीनी किस रूप में पाई जाती है, क्रिस्टलीय रूप में पाई जाती है। तो शर्करा को हम लिख देंगे वे क्या मैं, वे क्रिस्टलीय, मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुल जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, शर्करा कहलाएंगे। और अशर्करा कौन से हो जाएंगे भैया, जो जल में ना घुलेंगे और ना घुलेंगे और ना ही क्रिस्टलीय रूप में पाए जाएंगे। जैसे खाने के अनाज मैंने बताई, अनाजों में सभी में कार्बन, वो क्या होता है बेटा, अनाजों में सभी में ये अशर्करा होता है, स्टार्च होता है। क्लियर बेटा। आगे देखते हैं भैया, अगर वर्गीकरण की बात करूं रासायनिक के आधार पर, तो पहला क्या है, मोनोसैकेराइड। क्या है, मोनोसैकेराइड। वे शर्करा जिनका छोटे अणुओं में जल अपघटन नहीं होता। वे शर्करे जिनका छोटी अवस्था में जल अपघटन नहीं होते। भैया जल अपघटन नहीं हो सकता जिस शर्करा का, उसे क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड कहेंगे। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बेटा जल अपघटन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। अगला है डाईसैकेराइड। भैया इनका जल अपघटन होता है पर मोनोसाइट 2 अणु बनते हैं। भैया वे क्रिस्टलीय पदार्थ जिनका जल अपघटन होता है और 2 ही अणु बनते हैं। क्या कहलाता है, मोनो का डाईसैकेराइड कहलाता है। अगला देखो बेटा, नीचे देख लो बेटा, एक चीज़ देख लो, डाईसैकेराइड C12H12O11 है। ये वही वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया एथिल अल्कोहल में जो यूज कर रहे थे। इसका जल अपघटन किया H2O। भैया ये किस में टूट जाएगा, ये मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C12H12O11। भैया आगे क्या आ जाएगा, C12H12 और आपका O6। क्लियर है। अब भैया सी देखो, इसका जो डाईसैकेराइड का जो है मोनोसैकेराइड और, क्लियर भैया। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन पूरी लिखी हुई है पर आपको दिख रही होगी, पेन से मैंने डैश लगा दिया, इस डेफिनेशन को याद कर लो। क्या है, वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन, वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन की क्रिया कराने पर
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी भूमिका बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन की तरह ही इसकी भूमिका होती है। ये हमारे शरीर में वृद्धि में, सोचने पे, सब चीज़ पर काम करती है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कहाँ से भैया, जो हम अनाज यूज करते हैं उन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब भैया इसने कहा भौतिक गुणों के आधार पर इसकी बात करो। एक होता है शर्करा और एक होता है अशर्करा। शर्करा क्या होता है, लाइक दैट आपकी चीनी। शर्करा क्या होती है, चीनी। शर्करा क्या होता है, छोटे छोटे क्रिस्टलीय रूप होते हैं और जल में घुल जाते हैं। अगर जो पदार्थ जो क्रिस्टलीय जल में घुल जाएगा वो क्या कहलाएगा, शर्करा कहलाएगा। और जो भैया अशर्करा किसे कहेंगे, वे क्रिस्टलीय रूप जो जल में नहीं घुलते उनको क्या कहेंगे, अशर्करा कहेंगे। जैसे बेटा अशर्करा का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, स्टार्च बेस्ट एग्जाम्पल है। और शर्करा का क्या होगा, शर्करा का भैया तो वही है, कहीं डोलो कहीं फिरो। शर्करा का तो भाई सीधा सीधा है, क्लियर। जैसे ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज, कहीं डोलो, ये तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके पीछे पड़े हुए हैं। और अशर्करा का क्या है, स्टार्च है बेटा। अगला जो है मैं बात करता हूँ रासायनिक गुणों के ऊपर। रासायनिक गुणों में मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है भैया, वे शर्करा जिनका छोटे अणु जल अपघटन नहीं होता। भैया वे शर्करा जिनका जल अपघटन नहीं होता मोनोसैकेराइड कहलाता है। अगला है, इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज फ्रक्टोज, क्लियर भैया। अगला देखो मोनोसैकेराइड, वे शर्करा जिनके छोटे जल अपघटन तो हो जाता पर 2 में होता है, जिनका जल अपघटन कितना होता है, अधिकतम 2 में होता है। और अब लास्ट है बेटा डाइसैकेराइड, वे शर्करा जो जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मोनोसैकेराइड बनाते हैं, उसे डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। बेटा कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर आपने इतनी डेफिनेशन लिख दी, और कार्बोहाइड्रेट को बेटा अपनी बॉडी पे मैच करा देना, कार्बोहाइड्रेट की कमी से ये रोग हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, बाल झड़ जाते हैं बेटा, कमर में दर्द होता है कार्बोहाइड्रेट की कमी से, पैर हाथों में दर्द होता है, पूरी बॉडी पेन करने लगती है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप बना बना के ये चीज़ें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ बेटा मैं ग्लूकोज की। किसकी करता हूँ बेटा, ग्लूकोज की। ग्लूकोज पेपर में बहुत आता है, तो ग्लूकोज का भैया संरचना और चित्र बना हुआ है, उसे देख लेना। ग्लूकोज का बेटा संरचना है, दिख रही होगी आपको साइड में। ग्लूकोज की संरचना सूत्र प्रकाशन ये है बेटा, क्लियर है। अब बात करता है बेटा बस ये है ग्लूकोज का, आप केवल फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या है, इस स्ट्रक्चर को सीख लो, आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। जहाँ में देखो शर्करा में क्या है, C12H12O6 होता है बेटा। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये होता है इसका सूत्र ग्लूकोज का, यही तो होता है C6H12O6। अब भैया इसने क्या करा, C कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 बेटा C हैं, 5 C हैं, क्लियर। 1 2 3 4 5 6, 6 C हैं, 6 HC6 है बेटा। अब इन सबको आपस में मिला दो। अब देखो यह मिलाओ, क्लियर है, ये आपस में मिल जाएगा भैया। अब क्या है, इस पे यहाँ H लटका हुआ है, इस पे H लटका हुआ है, इस पे H है, इस पे H है, इस पे H है, इस पे H है, और भैया C बचा अकेला। इसके पास भी बेटा H है, इसके पास भी क्या है, H है और O है। अब भैया देखना कितने H जो है मेरे पास 22 हैं, और H अभी तक मैंने कितने यूज करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूज करें, 4 और 7 और 5 12 आएगा बेटा यहाँ, ठीक है। 7 5 12। अब मुझे एक यहाँ यूज होगा, 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 क्लियर है भैया। ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला, किसका भैया, ये आ गया शर्करा का फॉर्मूला आपका। देखो OH OH OH, H और एक OH, ये है भैया। ये क्या है, सूत्र है किसका, शर्करा का। पेपर में ज़्यादातर यही पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, आज का दिन तुम्हारे पास पूरा दिन है। यहाँ मैं जिन क्वेश्चनों के टॉपिक लिखवा दे रहा हूँ ना, जिस क्वेश्चनों के टॉपिक भी लिखवा दे रहा हूँ, अगर आपको वीडियो में सही तरीक़ा से याद ना होता है,
आपके पास सभी के पास मॉडल्स पेपर होंगे बेटा। इन सभी क्वेश्चनों को एक बार प्लीज़ यार याद कर लेना, अपने हैंड से याद कर लेना। कुछ कोशिश मैं करा दे रहा हूँ तुम्हें याद कराने की, कुछ आप जब बुक में से देखोगे डीएनए आरएनए बेटा बहुत मैंने गिने चुने 20-25 क्वेश्चन लिए, मैं सही बता रहा हूँ 20-25 क्वेश्चन में ही पूरा पेपर फंस जाएगा तुम्हारा। अगर ना भी फंसता है तो भाई इनमें से जो आपको याद हो उन क्वेश्चनों को लिख देना। क्लियर है। अगली बात करता हूँ डीएनए और आरएनए की बेटा। मैं बात करता हूँ डीएनए आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए पता क्या होता है, किसी भी चीज़ की, ये आनुवंशिकता पे काम करता है डीएनए। डीएनए किस पर काम करता है, आनुवंशिकता पर काम करता है, जबकि आरएनए आनुवंशिकता पर काम नहीं करता। आपको पता है पुराने से पुराने जीवन से कहीं मिलते हैं, कोई चीज़ मिली पुरानी तो उसकी हम कैसे पता करते हैं कि 500 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, ये डीएनए के द्वारा ही हम पता कर पाते हैं। अब तो डीएनए भाई, डीएनए का एक आनुवंशिकता मैंने डीएनए की क्यों बताई है भैया, तुम्हारे माँ बाप के गुण तुम्हारे अंदर 101% होंगे, माँ बाप के गुण आपके अंदर 101% होंगे, चाहे कितने भी गुण हो, वो गुणों का जो ट्रांसफ़र होता है बेटा वो डीएनए के थ्रू होता है। और आरएनए का क्या होता है, आरएनए का काम होता है बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर नियंत्रण करना, शारीरिक क्षमता को बढ़ाना। कहने का मतलब आरएनए जो होता है वो हमारी बॉडी से संबंधित है, जबकि डीएनए हमारी बॉडी से तो संबंधित है पर इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ देखने को मिलता है आनुवंशिकता में मिलता है। डीएनए की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, डीऑक्सी राइबोस होता है, और जबकि उसकी बात करता हूं, आरएनए की बात करता हूं तो राइबोस होता है केवल। आरएनए की फॉर्म क्या होती है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोस, और डीएनए की फुल फॉर्म होती है आपके डीऑक्सी राइबोस। क्लियर भैया। आगे देख तो आनुवंशिक प्रभावों का वो ये जो मैंने आपको अभी बताया, डीएनए का जो मेन काम है ना वो आनुवंशिकता का ही काम है, अपने माता पिता के गुण अपनी संतान में पैदा करने, आनुवंशिकता लानी, ये डीएनए का कार्य होता है। आरएनए के जो काम है भैया, आरएनए के ये बहुत सा, आरएनए सामान्य प्रतिकरण नहीं करता, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। मैंने बताया ना आरएनए जो करेगा वो हमारी बॉडी के अंदर की क्रियाओं को करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में अगला क्वेश्चन देख लो। आरएनए हो गया बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएनए इंपॉर्टेंट है। और आपका आरएनए मैंने बता दिया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब बात करते हैं बहुलक की। अब अगला चैप्टर है बेटा बहुलक। अगर मैं बहुलक की बात करूं तो बेटा बहुलक में एक क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा, बहुलक। बेटा ये चीज़ें आपको बुक में से भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं आपको टॉपिक लिखवाए जा रहा हूं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आप अच्छी तरीक़ा से बुक में से कर लेना भैया। पॉलीएथिलीन क्या है, पॉलीएथिलीन क्या है, इसके निर्माण विधि का उपयोग बताओ। पॉलीएथिलीन के बारे में हमें लिखना है और इसके निर्माण विधि के बारे में लिखना है। बेटा देखो पहली साइड आपके माई आ गई, पॉलीएथिलीन, यह एथीन का सबसे अधिक प्रचलित बहुलक है। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित माने सबसे ज़्यादा बिकने वाला तब वो है बेटा, प्रचलित है, एथीन का सबसे अधिक प्रचलित बहुलक है। इसमें पॉलीएथीन भी कहते हैं। पॉलीथीन जो होती है ना, हम अपने गाँव में पॉलीथीन में रख के सामान जो लाते हैं, ये वही वाली पॉलीथीन होती है बेटा। क्लियर है। आजकल दो प्रकार की पॉलीथीन प्रयोग में लाई जा रही, कम घनत्व वाली पॉलीथीन और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। कम घनत्व वाली पॉलीथीन और उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। बेटा इसमें नीचे एक वो बनाया गया है डायग्राम, उस डायग्राम को अगर समीकरणों को आपने सही से याद कर लिया ना तो कम वाली और ज़्यादा वाली को 2 मिनट में याद कर लोगे। क्लियर है बेटा। आप सभी के पास ये क्वेश्चन के मॉडल पेपर जरूर होगा बेटा। इस क्वेश्चन को 101% कर लेना, बहुलक वाले चैप्टर में से है ये बेटा। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखो, पॉलीथीन वाला क्वेश्चन आपको करना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर बेटा, डीएनए बहुलक वाले चैप्टर में आप केवल इस क्वेश्चन को याद कर लेना, पॉलीथीन वाले को। पॉलीथीन से रिलेटिव सभी चीज़ें आपको विस्तृत क्वेश्चन में मिल जाएंगी, सब याद कर लेना। पेपर में अगर पॉलीथीन से कोई भी क्वेश्चन पूछता, आंख बंद करना, जो याद है उसे लिख देना। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुनीकरण। बेटा साबुनीकरण भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है घरेलू चीज़ों का संबंध के नाम से, बेटा वहाँ टॉपिक है साबुनीकरण। क्या नाम है, साबुनीकरण। बेटा साबुनीकरण, साबुन बनाया जाता है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साबुनीकरण। और साबुनीकरण बेटा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल डेफिनेशन है, आप आराम से याद करोगे, आराम से याद
हो जाएगी। अब भैया अगली बात करता हूँ साबुनीकरण में, जो आपको हिंदी में जितना देखो, साबुनीकरण के इसमें 2 विस्तृत क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों को याद करना चाहो आप दोनों को याद कर लो, एक को करना चाहो एक को कर लो, याद नहीं करना है, केवल तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना, साबुनीकरण किस तरीक़ा से काम करती है। क्यों? क्योंकि बेटा याद करा हुआ हमारे माइंड से स्लिप हो सकता है, पर हमारा प्रैक्टिस करा हुआ हमारे माइंड से स्लिप नहीं होता। बेटा साबुनीकरण इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप, मेरी हर्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, इसे कम जरूर याद करना। तो बेटा हमने क्या क्या दिया आज, साबुनीकरण पर आपको काम करना है, DNA और RNA पे काम करना है, और आपको पॉलीथीन पर काम करना है। बेटा ये चीज़ आपको बेटा अच्छी तरीक़ा से याद करनी है, तभी जाके आपका काम हो पाएगा। पॉलीथीन भी बेटा 2 तरीक़ा का वो होता है, कम घनत्व वाली और अधिक घनत्व वाली। क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करे थे हमने। आगे किया था, एक क्या था DNA और RNA, मैंने लिख दिया DNA RNA लिख दिया बेटा। और क्या किया था, और क्या था, कार्बोहाइड्रेट, और एक क्या था भैया, प्रोटीन। बेटा ये वो क्वेश्चन है जो 101% पेपर में आएंगे ही आएंगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो मैंने तो तुम्हें बिल्कुल बता दिया कि साबुनीकरण पढ़ना है, DNA RNA पढ़ना है, पॉलीथीन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़नी है ना भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में भैया। एक मैंने बताया था आपको, अरे भैया कहाँ गया, अरे पाजा, भैया एक मैंने कराया था आपको एथिल अल्कोहल और एक कराया था ईथर वाला। बेटा एथिल अल्कोहल और भैया ईथर, बेटा ये वो क्वेश्चन है कि एग्जामिनर ना DNA में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉलीथीन में तो पूछ सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एथिल अल्कोहल, ईथर। बेटा अगर तुमने ये 6 क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से रट लिए तो ये समझ लो तुम्हारे 4 पेपर पार्ट कंप्लीट हो गए, 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। क्योंकि यूपी बोर्ड में बेटा सबसे ज़्यादा DNA RNA में से आता है, पॉलीथीन में आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एथिल अल्कोहल, ईथर, इनमें से आपको 101% पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। और जब ये चीज़ अगर तुम्हारी 4-5 क्वेश्चन ये तैयार है ना, मैं 101% कह रहा हूँ कि आप एक बार में पेपर को निकाल दोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, बहुविकल्पन को याद करना चालू कर दो। 1-1, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, उन्हें आप एक तरह कहानी की तरह पढ़े चले जाओ, आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है भैया? चलो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। घंटे 2 घंटे बाद फिर नई वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें आगे के क्वेश्चंस आपको मैं समझा दूंगा। क्लियर है? चलते हैं भैया।